आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसके साथ में बच्चों मैं आपको बताती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आंसर सही क्यों है। इससे आपको साथ के साथ ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी अपने बेसिक से कंसेप्ट को समझने में। स्टार्ट करते अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप? निम्न में से माइक्रोस्कोप का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है? मतलब माइक्रोस्कोप का मॉडिफिकेशन किसे नहीं माना जाता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल जो माइक्रोस्कोप था, उसके बाद में लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, बाद में कई मॉडिफिकेशंस किए एंड एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप बने हैं। तो कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसको माइक्रोस्कोप का मॉडिफिकेशन नहीं माना जाता है? पेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है ना सही वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। जो अदर माइक्रोस्कोप दे रखे हमें जैसे पेज कॉन्ट्रास्ट है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में काफी मॉडिफिकेशन करने के बाद ये एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप बनाए गए। लेकिन जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, यद्यपि इसमें जो कंडेंसर सिस्टम होता है उसमें कुछ सिंपली मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे कि जो स्पेसिमेन होता है नॉट डायरेक्टली इल्यूमिनेटेड, ठीक है, डायरेक्टली इल्यूमिनेटेड नहीं होता है स्पेसिमेन, बट फिर भी वेरी सिमिलर टू लाइट माइक्रोस्कोप, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप का मॉडिफिकेशन फॉर्म नहीं माना जाता। सो करेक्ट आंसर इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और ये जो क्वेश्चन है ये महाराष्ट्र सेट फरवरी 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में सेक्स किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, एक्स बाय ए रेशो, प्लोइडी और जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम आंसर जो है हमारा सही नहीं है क्योंकि ये पता है हमारे को बर्ड्स में इसके द्वारा होता है। ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। प्लोइडी के द्वारा भी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हमसे पूछा है, इसके में नहीं होता है। प्लोइडी के द्वारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कुछ बीज में जैसे कि हनी बीज में होता है। ठीक है, हनी बीज में प्लोइडी के द्वारा होता है। मेल्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनते हैं एंड फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उनसे फीमेल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में एक्स बाय ए रेशो के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड इन ड्रोसोफिला। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि हनी बीज हैं एंड हिमेनोप्टेरा के कुछ इंसेक्ट्स हैं उनमें प्लोइडी के द्वारा भी होता है। जहाँ पर मेल्स बनते हैं ध्यान रखना है आपको अनफर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल्स का डेवलपमेंट होता है। बट स्पेशली आपको ड्रोसोफिला दे रखा है, ड्रोसोफिला में एक्स बाय ए रेशो के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सीड्स दैट ऑक्सीडाइज stored lipids as a source of carbon and energy for growth are। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सीड्स में मिलता है जिसमें कि स्टोर्ड लिपिड्स का मीन्स फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है, यूज किया जाता है लिपिड्स को एज ए कार्बन सोर्स एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ होती है। तो बच्चों प्लांट सीड्स की जब ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा? सीडलिंग बनेगा। ठीक है, सीडलिंग डेवलप होगा। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? पैरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइओक्सिसोम्स और लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपको इमीडिएट लेवल पर ध्यान में आ गया होगा ऑयल सीड जर्मिनेशन वाला हमारा टॉपिक, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑयल सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो फैट कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में एंड फैट्स का कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन ग्लाइऑक्सिलेट
साइकिल आपने पढ़ा होगा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स ग्लाइऑक्सिजोम्स में होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ग्लाइऑक्सिजोम्स। आपने ऑयल सीड जर्मिनेशन वाले टॉपिक को अगर पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ग्लाइऑक्सिजोम्स इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन प्लांट सीड्स दैट ऑक्सीडाइज स्टोर्ड लिपिड्स और स्टोर्ड फैट एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। ग्लाइऑक्सिजोम्स क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम्स। सो करेक्ट आंसर इज सी, ग्लाइऑक्सिजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेमेलियन माइटोटिक साइक्लिन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने साइक्लिन सीडीकेस को पढ़ा है, आपने याद किया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। साइक्लिन्स ए एंड डी, साइक्लिन्स बी एंड डी, साइक्लिन्स ई एंड बी, साइक्लिन्स ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको बताना है मेमेलियन माइटोटिक साइक्लिन्स कौन सा ग्रुप है, ए बी सी डी। चार ऑप्शंस आपको दे रखे। आपने अगर साइक्लिन्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि साइक्लिन्स को हमने टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। इसकी टू ब्रॉड क्लासेस है। वन इज माइटोटिक साइक्लिन, सेकेंड वन इज जीवन साइक्लिन। माइटोटिक साइक्लिन में साइक्लिन ए एंड बी आते हैं एंड जीवन साइक्लिन में साइक्लिन डी एंड ई आते हैं। ठीक है, सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठकर आया हुआ क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साइक्लिन ए एंड बी, ये माइटोटिक साइक्लिन होते हैं। एंड जीवन साइक्लिन पूछा जाता तो डी एंड ई जो होते हैं इस ग्रुप में जो साइक्लिन्स आते हैं वो जीवन साइक्लिन्स में आते हैं। जो टाइप ए साइक्लिन होता है ये एस फेज में मैक्सिमली एक्सप्रेस्ड होता है एंड एस फेज एंड अर्ली मेटाफेज में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप बी जो साइक्लिन होता है ये G2 में अपीयर होता है एंड मैक्सिमली ये एक्सप्रेस्ड होता है लेट G2 में एंड एम फेज में एंड आफ्टर मेटाफेज ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, The valency of immunoglobulin M molecule is। immunoglobulin M molecule इसमें हमसे IgM पूछा हुआ है, इसकी वैलेंसी क्या है? 8, 10, 12 और 14। बहुत सिंपल है। IgM जो होती है ये जो एंटीबॉडी है ये पेंटामर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके पास में 10 हैवी चेन्स होती हैं, 10 लाइट चेन्स होती हैं एंड इसके पास में 10 एंटीजन बाइंडिंग आर्म्स होती हैं। ठीक है, सो आवर आंसर इज 10। कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? 10 वैलेंसी है एंटीबॉडी एम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन। बहुत सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 11th NCERT। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस स्टेज में बाइवेलेंट का फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होता है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैचिटीन स्टेज में। लैप्टोटीन जिसको हम बुके स्टेज भी कहते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन होता है। सो पैचिटीन इज अ स्टेज इन विच बाइवेलेंट फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, induction of new blood vessels that invade the tumor and nourishes it is known as। यहाँ पर हमसे पूछा गया है न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस है जिससे न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड होती हैं? मेटास्टेसिस, नियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस और एक्स्ट्रावेसेशन। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ब्लड वेसल्स प्री एग्जिस्टिंग वेसल से बनती है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसको ट्यूमर से भी रिलेट किया जाता है, ट्यूमर से भी इसको लिंक किया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्यूमर में, कैंसर में, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होती है ना उनको ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो बॉडी में एंजियोजेनेसिस बढ़ जाता है, नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन इंड्यूस्ड होता है, उस बढ़ जाता है। तो ये ट्यूमर
हमारी बॉडी में हो रहा है, कैंसर हमारी बॉडी में हो रहा है, इसका एक साइन होता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें कि नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंजियोजेनेसिस। अदरवाइज एंजियोजेनेसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ट्यूमर की कंडीशन में इसका जो रेट है काफी हाई हो जाता है। Next important question is GLUT1 is a well studied example of a protein that mediates। GLUT1 के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड है, ऑस्मोसिस को प्रेरित करता है और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। GLUT1 is a ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टाइप 1। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। इस प्रोटीन के बारे में काफी ज्यादा स्टडी की गई है और ये एसोसिएटेड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। GLUT1 एसोसिएटेड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से और इसको जो एनकोड करता है जीन, वो जीन है SLC2A1। ये भी आप ध्यान में रख लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडेरिन्स आर ए फैमिली ऑफ सेल एडेजेंस मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, कैडेरिन्स के बारे में इसमें पूछा गया हमसे कि जो कि सेल एडेजेंट मॉलिक्यूल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने फंक्शनिंग के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? कैल्शियम आयन पर, पोटेशियम आयन पर, सोडियम आयन पर और मैग्नीशियम आयन पर। कैडेरिन्स जो नेम है ये अपने आप में एक्सप्लेन करता है क्यों नाम रखा गया इसका कैडेरिन। कैल्शियम डिपेंडेंट एडेजन। ठीक है, कैडेरिन्स जो होते हैं ये टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इट इज अ टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और ये अपनी फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम पर डिपेंडेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलोज इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ पर हमको मोनोमर्स बताना है, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट बतानी है एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्लूकोज। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है। ग्लूकोज भी कौन सा होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, बहुत सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी महाराष्ट्र सेट में 2013 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिटाइल ग्रुप्स रिक्वायर्ड फॉर साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड बायोसिंथेसिस जनरेटेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी से एसिटाइल ग्रुप्स मींस एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन कैटालाइज होता है, जो कि जरूरी होता है साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर हमको 4 एंजाइम्स दे रखे हैं ऑप्शन में, साइट्रेट लाइएज, साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट लाइएज एंड आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों आपने पढ़ा होगा जो सेलुलर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म एंड लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस मीन्स जिसमें फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है। एंड ये दोनों फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसिटाइल को एंजाइम ए के द्वारा लिंक्ड होते हैं। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम में एक लिंकिंग मॉलिक्यूल है एंड साइटोसोलिक एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन ACLY पाथवे का एक मेन एंजाइम होता है। ACLY पाथवे एटीपी साइट्रेट लाइएज पाथवे, इसका एक मेन एंजाइम होता है साइट्रेट
लाइएज जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज साइट्रेट लाइएज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होता है, इंक्रीज केएम एंड वीमैक्स बोथ, दोनों ही इंक्रीज होते हैं केएम एंड वीमैक्स, डिक्रीज केएम एंड इंक्रीज वीमैक्स, increase km and decrease Vmax, और km remains unaltered, Vmax decreases। एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़कर किसी दूसरी साइट पर आकर जुड़ जाते हैं। ये हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट है जो कि फ्री है सबस्ट्रेट के लिए। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की फ्री एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ सकता है, लेकिन एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब एंजाइम से आकर अटैच हो जाता है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो फ्री होती हैं, लेकिन उनका फंक्शन कम हो जाता है, वो लेस इफेक्टिवली फंक्शन करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपने एक ग्राफ आपको समझ में होना चाहिए, एंजाइमिक एक्टिविटी के ऊपर है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लेते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड वाई एक्सिस पर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो एक नॉर्मल केस में इस तरह से हमारा ग्राफ आता है, ये हमारा है वीमैक्स, सबस्ट्रेट की जिस कंसंट्रेशन पर Vmax का हाफ होता है वो हमारा Km वैल्यू हो जाती है, हाफ ऑफ द Vmax इस Km, Vmax का हाफ ये हमारा Km है, ठीक है। ये नॉर्मल केस में है, लेकिन एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि हमारे एंजाइम के साथ में अटैच हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में चूंकि एक्टिव साइट फ्री होती है बट लेस इफेक्टिव हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्शन कभी भी Vmax तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। न्यू Vmax मिलता है, यहां पर न्यू Vmax मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो Vmax का हाफ होता है, Vmax का हाफ होता है वो सेम कंसंट्रेशन पर होता है, Vmax हाफ सेम कंसंट्रेशन पर होता है, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होता है, Km की वैल्यू अनऑल्टर्ड रहती है, ठीक है, बट Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। न्यू Vmax मिलता है, जो एंजाइम नॉर्मल केस में Vmax पर होता है वो Vmax नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में नहीं मिलता। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, Km remains unaltered and Vmax decreases, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिक्रीज हो जाती है, बट Km की वैल्यू सेम होती है जो कि नॉर्मल एंजाइम के केस में होती है। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।